हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसे हम कॉलोनियल हिस्ट्री भी कहते हैं। और इस सीक्वेंस में आज हम पढ़ने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। जानेंगे कि क्या क्या कारण थे, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां आई जिसकी वजह से ये रिवोल्ट करना पड़ा, है ना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 ये हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक इंसिडेंस है, और जहाँ पे आप देखेंगे कि देश के कोने कोने से लोग आते हैं इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने। आप ये भी देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो सपोर्ट नहीं करेंगे इन लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट दिस कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहने वाले हैं इस सेशन के। नेचर ऑफ द रिवोल्ट, नेचर किस तरह का है। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, किन कारणों से ये जो रिवोल्ट है ये होता है, ठीक है। देन स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, कहां कहां तक होता है, ठीक है। देन मेन सेंटर्स एंड लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट, इसके मेन सेंटर्स कहां कहां पर हैं, इसके लीडर्स कौन कौन हैं, ठीक है, ये भी देखेंगे। देन सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, किस तरह से ब्रिटिशर्स के द्वारा इस रिवोल्ट को क्या कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। एंड देन कॉजेज ऑफ फेलियर्स, भाई इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ, ब्रिटिशर्स हिल गए, लेकिन फिर भी ये जो रिवोल्ट है ये क्या हुआ, ये फेल हो गया। तो उसके कारण क्या क्या थे ये भी जानेंगे। और फाइनली इसके रिजल्ट्स क्या हुए। जब एक रिवोल्ट होता है तो डेफिनेट सी बात है, ब्रिटिशर्स जब इतना हिल गए कि भाई यहाँ हिंदू एंड मुस्लिम्स दे आर यूनाइटेड, एंड इस तरह से अगर ये रिवोल्ट करेंगे तो द डे इज नॉट फार जब हमें इंडिया को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। तो however this succeed to suppress the revolt, but still then they were very much aware now कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी कि जिससे आगे कोई ऐसा रिवोल्ट करने की हिम्मत ना करे। हमें कुछ ऐसे नियम लागू करने पड़ेंगे कि लोगों में क्या हो, रिवोल्ट करने का एक टेरर हो कि नहीं करना है, ठीक है, इस तरह से। एंड ऑल्सो अब देखिए यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा सेल्फ सर्वे है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इनफील्ड राइफल बोलते हैं इसको। तो आपको बताना है कि ये जो राइफल है इंडिया के अंदर कब इंट्रोड्यूस हुई थी। आपको पता है कि इस सर्वे का मेन कारण क्या रहा होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ना, द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसका मेन एंड इमीडिएट रीजन जो थी वो ये थी, ठीक है ना। तो आपको वी विल फाइंड आउट दिस आंसर इन दिस सेशन इटसेल्फ कि ये जो है इंडिया के अंदर कब इंट्रोड्यूस की गई है। व्हाट रोल डिड इट प्ले इन रिवोल्ट ऑफ 1857, इसने क्या रोल प्ले किया, भाई इसी ने सारा रोल प्ले किया है, ठीक है। लोग क्या कर रहे थे, धीरे 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 वो तो क्या चीजों को दे वर एक्चुअली नॉट एक्सेप्टिंग, लेकिन वो इतना ज्यादा गुस्सा जो उनका था वो उभर के आ नहीं रहा था। वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से परेशान तो हैं पर रिवोल्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब ये चीज हुई, वी विल नो इन दिस सेशन ओनली कि क्या हुआ था, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ हुआ तो ये जो रिवोल्ट है इसने एक बड़ा रूप ले लिया और देश के कोने कोने से लोगों ने क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया। हम देखेंगे, हम जानेंगे इसके बारे में। नाउ here is a question for you. Name some freedom fighters who participated in the revolt of 1857. 1857 के रिवोल्ट में कौन कौन फ्रीडम फाइटर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम इनके बारे में भी जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ द रिवोल्ट किस तरह का है। देखो, हिस्टोरियंस हैव हेल्ड डाइवर्जेंट व्यूज अबाउट द नेचर ऑफ द आउटब्रेक ऑफ 1857, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे इट वॉज जस्ट अ सिपॉय म्यूटिनी, ठीक है, सैनिक विद्रोह था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। एक फ्रीडम फाइटर होते हैं जिनका नाम है वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, आजादी की पहली लड़ाई इसको बताया गया है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको क्या कह देते हैं, वो कहते हैं इट वाज नथिंग बट जस्ट रेशियल स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, ठीक है। किस किस के बीच में, मतलब किसकी सुप्रीमेसी है भाई, ये है कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे ना सब लोग। तो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये क्रिश्चियंस के अगेंस्ट में एक बस छोटी सी वॉर थी, छोटा सा एक म्यूटिनी थी, ठीक है। एंड देन कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं, यहां देखिए जरा, ओके।
लेट्स जस्ट टॉक अबाउट लाइक हिंदू मुस्लिम्स ने लाइक एक कॉन्स्पिरेसी की है, ब्रिटिशर्स को तो यही लाइक उन्हें तो यही मैसेज क्या करना था, स्प्रेड करना था। इनफैक्ट आफ्टर दिस वॉर और व्हाट वी कॉल आफ्टर दिस रिवॉल्ट, ब्रिटिशर्स ने सबसे ज्यादा फोकस पता है किस चीज पे किया था? उन्होंने डिवाइड एंड रूल पे सबसे ज्यादा फोकस किया था, बिकॉज दे न्यू इस वॉर में, यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो हिंदू एंड मुस्लिम्स की जो यूनिटी उन्होंने देखी, उसने उन्हें अंदर तक क्या कर दिया, हिला के रख दिया। ठीक है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए कारण क्या है इस रिवोल्ट के। ओके, तो first we will see what are the reasons. Okay, wait, what are the causes of this revolt? इसके causes को समझने के लिए बेटा हमें एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। हमने अपने प्रीवियस सेशंस में भी ये चीज पढ़ी है और आज हम इस पे थोड़ी सी और अच्छी नजर डालकर देखते हैं। ये देखिए, इसके लिए टाइमलाइन को समझिए। ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए? लाइक आप यहां से मानिए कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कब आ रही थी? 1600 में आ रही थी। यस, 1600 में आई थी। क्या ये लोग इंडिया में रूल करने आए थे या फिर ट्रेड करने आए थे? बिल्कुल, ये लोग आए थे यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस से, राइट। अब 1600 से अब जब हमने देखा कि बैटल ऑफ प्लासी हो चुका है, बैटल ऑफ बुक्सार हो चुका है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लाइक इनिशियल्स लिख देती हूँ। ठीक है, प्लासी हो चुका है, बैटल ऑफ बुक्सार हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने लगा? क्या अब ये केवल ट्रेडिंग कंपनी है? नहीं, अब ये लोग ट्रेड भी कर रहे हैं और ये पॉलिटिकल अफेयर्स में भी क्या कर चुके हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेरेंस करेंगे। और अब ये क्या क्या इंट्रोड्यूस कर रहे थे, हमने प्रीवियसली बहुत कुछ पढ़ा है इनके बारे में। जैसे सब्सिडरी अलायंस इन्होंने क्या करी है, इंपोज करी है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने इंपोज करी है। ठीक है, इसके सिवा इन्होंने टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए हैं। इनकी वजह से कौन कौन डिससेटिस्फाइड है? इनकी वजह से डिससेटिस्फाइड है एक पर्टिकुलर तबके, जिनमें लाइक एक पर्टिकुलर नहीं बल्कि अलग अलग तबके के लोग इनसे क्या है, डिससेटिस्फाइड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमारे जो क्राफ्ट्समैन है वो क्या है, वो डिससेटिस्फाइड है। हमारे फार्मर्स डिससेटिस्फाइड है। क्यों? एक परमानेंट सेटलमेंट भी तो आया था, परमानेंट सेटलमेंट या फिर जिसको आप जमींदारी, रैयतवाड़ी, ये सारे नाम लाइक देश के अलग अलग रीजन्स में दे दिए गए हैं, उसकी वजह से लोग परेशान हैं। ठीक है, इतना ही नहीं है, इन्होंने, हम अपने आने वाले सेशंस में देखेंगे कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, हमारे सोशियो रिलीजियस अफेयर्स में भी लोगों को ऐसा लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लोग जो है वो परेशान है। ठीक है, आपने क्या किया, हमको जबरदस्ती कौन सी लाइक इंडिगो एंड ये कॉफी एंड ऑल, ये सारी हमने, आपने हमें क्या कह दिया कि आप ये क्रॉप्स कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि इससे हमें फायदा हो रहा है। ठीक है, तो दे वर नॉट फार्मर सेंट्रिक, दे वर नॉट लाइक कि आपको क्या फायदा है उससे, उनको कोई मतलब नहीं है। दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन देयर ओन बेनिफिट, राइट। तो इस वजह से बहुत लोग हैं जो परेशान हैं। हमने देखा आर्टिजन्स तो परेशान थे ही थे, लेकिन जैसे जैसे ये जो इन्होंने यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस आपके ऊपर इंपोज कर दी, तो इससे रूलर्स जो होंगे वो भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है, रूलर्स परेशान हो गए मतलब उनका जो रूल है वो डायरेक्ट किसके अंडर में आ गया, वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया ना। जब ब्रिटिशर्स के अंडर में कोई रूलर का जो है क्या कहते हैं, किंगडम या फिर उसका जो प्रोविंस है वो आ गया है, तो उसके बहुत सारे अधिकार छिन गए हैं। जैसे हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी होता है, बैटल ऑफ बुक्सार। बैटल ऑफ बुक्सार में क्या हुआ, उन्होंने कह दिया कि भाई आपके जो, यहां देखो हमने देखा था बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बुक्सार, ओके यहां देखो 64 में। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें हमने ये भी तो कहा कि जो दीवानी राइट है वो किसके पास चले गए, दीवानी राइट चले गए ब्रिटिशर्स के पास में। तो अगर दीवानी ब्रिटिशर्स के पास में, मतलब रेवेन्यू सारा किसके पास में, ब्रिटिशर्स के पास में, तो जो किंग है वो क्या होगा, वो तो नॉमिनल रह गया ना, उसके पास पावर्स तो है। सब्सिडरी लाइंस में इतनी सारी आपने कंडीशंस रख दी हैं कि राजा चाहकर भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। रूलर्स परेशान हैं,
प्लस अगर रूलर्स की अपनी पावर्स नहीं है तो वो जिन्हें आर्टिसंस को, जिन्हें लाइक कह सकते हैं आप क्राफ्ट्समैन को, किसी को भी वो संरक्षण दे रहे थे, पेंटर्स को दे रहे थे, फार्मर्स को, किसी को भी जिसको वो संरक्षण दे रहे हैं, वो किसी एक कला को, किसी को भी लाइक संरक्षण देने की कोशिश कर रहे थे, तो वो अब वो डायरेक्ट कर ही नहीं सकते। तो इसकी वजह से ये सब लोग परेशान हो जाएंगे। मार्केट में टैक्सेशन बढ़ा दी, उसकी वजह से ट्रेडर्स परेशान हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो इनके हमारे लाइक ब्रिटिश रूल में एक चीज और देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया के जो जो इंडियन हैं, जो इंडियंस हैं और जो मतलब काम कर रहे हैं किसकी तरह से, सिपॉइज, ठीक है, जो पुलिस में है या फिर जो लाइक आर्मी, जो भी उनकी लाइक आर्म फोर्सेस है उसमें है, वो कितने भी काबिल, उनको हमने देखा भी था इसको, कुली सिपॉय, इससे ज्यादा ऊपर उनको कोई पद दिया ही नहीं जाता था। उनको ऑफिसर ग्रेड के लिए लाइक माना ही नहीं जाता था कि ये ऑफिसर्स भी बन सकते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो इनसे परेशान हैं। इवन हमने देखा जमींदारी सिस्टम में, भाई जमींदार को तो फायदा होना चाहिए था, जमींदार भी इनसे परेशान हैं। क्यों परेशान हैं जमींदार? इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें दे दिया जाता है कोवरंटो। व्हाट इज कोवरंटो? कोवरंटो होता है बेटा कि मान लो जमींदार को एक टारगेट दिया गया कि आपको हमें 2000 केजीज क्या करना है, 2000, ओके, 2000 केजीज हमें आपको क्या लाना है, काइंड लाइक कैश की फॉर्म में क्या देना है, कुछ मतलब या तो आप 2000 किलोग्राम जो है हमें अनाज लाके दे दो, या इसका प्लस जो भी कैश में लाके जो भी बनता है वो आप हमें लाके दे दो। ठीक है, अब ये जमींदार इसको नहीं कर पाया एक गिवन ड्यूरेशन के अंदर, तो क्या होगा, इसको इसकी पोस्ट से डिपोज कर दिया जाएगा। तो किसको अच्छा लगेगा कि भाई हमको जब मन किया उठा दिए, जब मन किया उठा के फेंक दिए, है ना? तो जमींदार अलग से परेशान है। तो एक नहीं है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लाइक रीजन है, लाइक हर किसी के अपने अलग रीजंस हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लोग उठकर आएंगे और कहेंगे कि भाई हम क्या करेंगे, हम अब मतलब अब इनको और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते, ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि उस समय पे लोग जब इंडिया बोल रहे हैं तो वो अपने अपने रीजन की बात करेंगे। लक्ष्मीबाई आएंगी तो वो झांसी को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। नाना साहेब आएंगे तो वो कानपुर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कुंवर सिंह आते हैं तो वो यूपी के एक पर्टिकुलर रीजन को क्या करेंगे, आरा करके एक जगह है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बेगम हजरत महल आएंगी तो वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट से फाइट करेंगी, लाइक ब्रिटिशर्स को क्या देंगी, एक अच्छा कंपटीशन देंगी। तो अब हम देखेंगे फटाफट से कि क्या क्या पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं। हम सब जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में डलहौजी ने इंट्रोड्यूस करी थी। डलहौजी ने कहा कि भाई जो राजा है, अगर राजा का कोई अपना उत्तराधिकारी, उसका ब्लड रिलेशन में कोई भी उसका बेटा नहीं है, और आपने क्या कर रखी है, आपने सब्सिडरी अलायंस तो ऑलरेडी वेलेस्ली के टाइम से आपने क्या कर दी थी, साइन कर ली थी। तो अब क्या होगा, अगर राजा मर जाता है तो आपका जो प्रोविंस है वो डायरेक्ट किसके अंदर आ जाएगा, ब्रिटिश रूल के अंदर आ जाएगा। ये उनकी लाइक सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज डलहौजी ने उस समय पे इंट्रोड्यूस करी थी। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली इन्होंने क्या किया, देखो कुछ लोगों को तो इन्होंने ये बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत ये बोला कि अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तब लैप्स कर देंगे, ठीक है। या फिर अगर कोई गोद लिया हुआ व्यक्ति है, और लाइक जैसे पेशवा बाजीराव के बेटे थे नाना साहेब, नाना साहेब के साथ क्या सीन था कि उनकी पेंशन के लिए मना कर दिया कि आपको नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका ब्लड रिलेशन नहीं है उनके साथ, ठीक है। अवध एक बड़ा ही लॉयल प्रोविंस है किसके प्रति, ब्रिटिशर्स के प्रति। लेकिन यहां पर भी इन्होंने एक ट्रिक लगाई, इन्होंने मेल एडमिनिस्ट्रेशन को बहाना बनाया कि आपका जो प्रशासन है वो कैसा है, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, आपके यहाँ पे सुशासन नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको ब्रिटिश रूल के अंदर लेकर आ रहे हैं। इसकी वजह से अवध के अंदर क्या हो गया भाई, कोई इंसान खुद आपकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर रहा है, उसके बाद भी आप उसके एरिया को अनेक्स कर लोगे, तो वो जहां पना तुसी ग्रेट हो थोड़ी कहेगा, वो तो गुस्सा करेगा, है ना। तो उसने कहा कि हम भी जाएंगे, कहां जाएंगे, रिवोल्ट करेंगे, ठीक है। राइट, अब देखिए यहाँ पे हमने बात करी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कौन कौन से जो प्रोविंसेस हैं इनको क्या कर लिया गया, कब्जा लिया गया है। तो इनको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, दीज आर सम इंपॉर्टेंट
थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। इसका एक नोट भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें से लाइक कभी आपसे 2 पूछ लेता है, कभी 4 पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप याद रखेंगे कि नागपुर, झांसी, सतारा, जयपुर, संबलपुर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो है ये क्या कर लिए गए हैं, अनेक्स कर लिए गए हैं। किसके तहत करे गए हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किए गए हैं बेटा, ठीक है। ही मेड नाना साहेब एन एनिमी बाय डिनाइंग हिम अ पेंशन। आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। और उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करा जाता है, ठीक है। साथ में कुछ और भी लोग हैं जिनके सेंटिमेंट्स के साथ ये खेलेंगे। कौन है, मुगल रूलर, कौन, बहादुर शाह जफर। भाई बहादुर शाह जफर जिस समय पे 1857 का रिवोल्ट होता है, मेरठ से ये शुरू होता है। और मेरठ से ये लोग कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। जो लोग रिवोल्ट कर रहे थे, ठीक है, ये लोग जाते हैं दिल्ली। और दिल्ली में कौन बैठे हुए हैं, बहादुर शाह जफर बैठे हुए हैं। बहादुर शाह जफर एक बहुत ही बुजुर्ग रूलर हैं। उनको मतलब बस ये है कि वो अपनी जिंदगी के क्या कर रहे थे, दिन पूरे कर रहे थे। तो जो इंडिया के अंदर जो ये लोग रेवोल्यूशनरीज हैं, ये रिवोल्ट जो कर रहे हैं, ये जाएंगे कहेंगे कि आप क्या करिए, आप एक मतलब इनको राजा, मतलब इनको क्या बना दिया जाएगा, हेड बना दिया जाएगा इस किसका, इस म्यूटनी का या फिर इस रिवोल्ट का। तो बहादुर शाह चाहते नहीं, मतलब बहादुर शाह ने नहीं कहा था कि मैं इसका लाइक इसको लीड करूंगा, लेकिन जो लोग ये रिवोल्ट में शामिल थे उन्होंने कहा कि हम बहादुर शाह को हेड बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इनसे कहा कि आप क्या नहीं करोगे, आप रेड फोर्ट के अंदर नहीं रह सकते, आपको रेड फोर्ट छोड़ना पड़ेगा। और इनको भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है, रंगून का प्रेजेंटली नाम क्या है, आपको बताना है, ठीक है, ओके। और साथ साथ इतना ही नहीं था, उनको रेड फोर्ट छोड़ने के लिए तो कहा ही गया, उनसे साथ में उनके जो सक्सेसर्स थे, जो आने वाली उनकी जनरेशन है, उनको कह दिया गया इसके बाद आपको कोई रॉयल टाइटल्स नहीं मिलेंगे, आपको कोई उपाधि नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखो यहां ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, कुछ ट्रीटीज साइन कर रहे थे, ठीक है ना। अब इन ट्रीटीज में भी ये क्या करते थे, अपने इंटरेस्ट की अकॉर्डिंग ट्रीटीज को तोड़ मरोड़ देते थे। तो ये भी क्या था, एक रीजन था, ये लाइक एक इसकी वजह से क्या है, लोग डिससेटिस्फाइड हैं। किससे डिससेटिस्फाइड है, ब्रिटिशर्स से डिससेटिस्फाइड है भैया। जो आपकी कंट्री में एक व्यापारी बनकर आए थे, अब अगर वो हमारे राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप करेंगे, तो निश्चित तौर पे लोग क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे ही करेंगे। सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिक कॉजेस भी हैं। इकोनॉमिक कॉजेस तो एक्चुअली बहुत ज्यादा है, हम सबने इसको पढ़ा है, ठीक है। आपने क्या कर दिया, जब आपने क्या कर दिया कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, आपने इंडिया के ही लाइक हमारे ही रॉ मटेरियल से आप क्या कर रहे हो, अब हमारे रॉ मटेरियल को पहली बात तो सस्ते में तो खरीद के ले जा रहे हो, ठीक है। उसको फिनिश्ड गुड बना के बेच भी हमारी ही कंट्री में रहे हो, ठीक है। हमारे हैंडीक्राफ्ट्स पे, हमारे क्लोथ्स पे, हमारे टेक्सटाइल पे आपने क्या कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी बड़ी हाई कर दी अपनी कंट्री में। लेकिन आपके यहां से जो ट्रेड हो रहा है, जो इंडिया के अंदर जो माल आ रहा है, उस पर कोई एक्साइज ड्यूटीज नहीं है, उस पर कोई टैक्सेशन नहीं है। तो दिस वाज लाइक अ मेजर रीजन, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज इससे क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, लगभग लगभग खत्म हो गई थी, ठीक है। तो बड़ा रीजन है। इसके सिवाय यहां देखिए क्या होगा, 1000 ऑफ एम्प्लॉइज को क्या कर दिया गया, उनको अपने अपने पेशे छोड़ने पड़े भाई, ठीक है ना। उनको अपनी जिंदगी के लिए, अपने अच्छे लाइवलीहुड की तलाश में उनको इधर उधर भटकना पड़ा। लैंडलॉर्ड्स और जमींदार वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एस्टेट्स बाय द एक्ट ऑफ अबॉलिशन ऑफ इनाम्स, है। अब यहां आ जाएंगे, देखो बिसाइड द डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री का तो डिक्लाइन हो ही रहा था, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, स्पेशली रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, the tariffs on Indian goods and merchandise, ठीक है, had also developed hated against the British। ये तो बहुत बहुत ज्यादा स्वाभाविक सी बातें हैं जो उस समय पर होनी तय थी, ठीक है। इसके बाद में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है भैया, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आप कितने भी काबिल हो, आपको कोई भी बड़ा पद दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो लाइक अनदर रीजन, ठीक है। इसके बाद में कुछ सोशल रिलीजियस कॉजेस भी थे।
मतलब जो इंडियन लोग हैं ये कुछ हालांकि मैल प्रैक्टिसेस भी परफॉर्म करते थे, जैसे हमारे समाज में सती प्रथा हो रही थी, जैसे हमारे समाज में विधवाओं की स्थिति यानी जो विडोज हैं उनकी स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, अब कुछ इंडियंस ने और कुछ ब्रिटिशर्स ने मिलकर जब इन चीजों पे काम करना शुरू किया तो कुछ लोगों को, समाज के कुछ लोगों को ये चीज भी क्या लग रही थी, खराब लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि ये हमारे देश का इंटरनल मामला है, कुछ लोगों के को ऐसा लगता था कि ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पे भी लोग क्या थे, इनके अगेंस्ट जा रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। कुछ रीजंस हम यहाँ पे जानेंगे और कुछ चीजें ऐसी जानेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो यहां देखिए, लोगों के अंदर डर था। किस बात का डर था? कि ये लोग हमारे रिलीजन को क्या कर देंगे, धीरे धीरे हमारे रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेरेंस करेंगे, अपने रिलीजन को ज्यादा प्रमोट करेंगे, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है भाई, हमारे धर्म को खतरा हो सकता है। और ये जो चिंता थी ये सिर्फ हिंदूज में नहीं थी, ये हिंदूज में भी है और मुस्लिम्स में भी है। और जब क्रिश्चियन मिशनरीज ने इंडिया आना शुरू किया, सिर्फ आना शुरू नहीं किया, उन्होंने अपने स्कूल्स में इस तरह से पढ़ाना भी शुरू किया कि दे वर प्रमोटिंग, ठीक है, देयर रिलीजन। तो इस चीज ने उनकी चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, फिर क्या है, रिलीजियस लैंड्स पे टैक्स लगा देंगे, इससे भी हिंदूज भी परेशान है, मुस्लिम्स भी परेशान है। आप ये देखोगे कि 1857 रिवोल्ट में यूनिटी नजर आएगी। इन लोगों का एनिमी एक है और ये दोनों आपस में एनिमीज नहीं है। इनको ये पता है कि हमारा एक एनिमी है जो हमारे देश को खतरा पहुंचा रहा है, ठीक है, हमारी यूनिटी के लिए खतरा है। तो यहाँ पे हिंदूज मुस्लिम ये सब मिलकर एकजुट होकर लड़ेंगे। ठीक है, नाउ जैसे कि आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, सती प्रथा का अबॉलिशन होता है। ठीक है, प्लस विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट आता है, प्लस जो लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन पे क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। तो समाज के कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं, लड़कियों को तो ऐसे ही रहना चाहिए, लड़कियों के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है, या फिर जो वाइफ है उसको हस्बैंड के साथ सती हो ही जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये लोग भी क्या करेंगे, ये उनका विरोध करेंगे। ठीक है, द सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड ड्यू टू सो कॉल्ड रेशियल सुप्रीमेसी ऑल्सो लेड मच रिसेंटमेंट। इन्होंने क्या किया, इनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी किया जा रहा है, मतलब हो ही रहा था उस समय पे बहुत ज्यादा। भारतीयों को वो इंडियंस को काले लोग कहकर बुलाते थे, रेड इंडियंस, या फिर आपको क्या कहा जाएगा कि एक कहते हैं ना, गोरे और काले का जो डिफरेंस बोला जाता है, तो वो हम लोगों को ऐसा ट्रीट करते थे, हमें मतलब इंडियंस को ट्रीट किया करते थे। ठीक है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही हैं। कितना भी पढ़ा लिखा इंसान है उसको छोटी से छोटी पोस्ट पे अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, हाई पोजीशंस पे नहीं। तो इससे क्या होगा, सबके सब, अब यहां से आप देखेंगे पढ़ा लिखा वर्ग भी क्या करेगा, इनको अपोज करेगा। ठीक है, नाउ सी मिलिट्री कॉजेज क्या हैं, यही तो मेन कॉज है, मतलब इसको बोलेंगे इमीडिएट कॉज जो था वो इस तरह से था। पहली बात तो जो हमारे जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, जो सिपाहीज हैं, जो भी हैं, इनको सैलरीज उतनी अच्छी नहीं दी जाती थी। ठीक है, इसके बाद एक बात और समझो, एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, इनको क्या करा जाएगा, हाई पोस्ट पे अपॉइंट ही नहीं किया जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी जो पोस्ट इनको दी जाएगी वो कौन है, सूबेदार हैं। ठीक है ना, इससे ऊपर कोई भी सिपाही है अगर उसका मान लो हो गया प्रमोशन तो उसको सूबेदार, इससे ऊपर नहीं। ठीक है, दे वर अनहैप्पी बिकॉज दे वुड नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा अलाउंस, कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिल रहा, कोई भत्ता नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा उनको। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, ये भी शामिल हो जाएंगे। द कंपनी पास जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, इसमें क्या होगा, आपको क्या करना है, देखो ये हिंदूज ने इसको समझा कि हमारे क्या नाम है, रिलीजियस अफेयर में ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं। उस समय पर लोग समुद्र पार करके जाने को, उनका रिलीजियस बिलीव था कि हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह का एक ऑर्थोडॉक्स तबका है जो कहेगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमारे रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ सी द इमीडिएट कॉज, यही मेन कॉज है। द इमीडिएट कॉज, इमीडिएट फैक्टर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक कार्ट्रिज होंगे, तो ये जो कार्ट्रिज हैं इनको क्या करा जाएगा, इनको
मुंह से लाइक दांत से क्या करना पड़ता है, इनको बिटन ऑफ करना पड़ता है, उसको खींचना पड़ता है। ठीक है, अब क्या होगा, किसके लिए, किस चीज के लिए, उसके अंदर जब हमको क्या करनी है, कोई भी जो बुलेट है उसको क्या करना है, फिल करना है, उसके अंदर लगाना है। ठीक है, तो अब भारतीय सिपाही जो है वो कह रहे हैं कि भाई ये किस चीज, इसमें जो ये ग्रीस्ड करी गई है किस चीज से, पिग फैट से। ठीक है, या फिर मेड फ्रॉम काउ फैट। ठीक है, तो काउ फैट की बात करोगे तो हिंदूज के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, पिग फैट की बात करोगे तो मुस्लिम्स के सेंटिमेंट हर्ट हो गए। ठीक है, दोनों के लाइक एक के लिए काउ जो है बहुत ज्यादा क्या है, लाइक सैक्रेड है, बहुत ज्यादा पवित्र है। एक दूसरे के लिए पिग जो है बहुत ज्यादा क्या है, लाइक अपवित्र है। ठीक है, तो दिस वाज अगेंस्ट हिंदू एंड मुस्लिम सेंटिमेंट्स, दस दे वर रिलक्टेंट टू यूज द एनफील्ड राइफल, मना कर दिया, नहीं करेंगे इसको यूज। ठीक है, हाउएवर ऐसा कुछ भी मतलब कहा नहीं गया है, ऐसा कहीं पे भी लाइक नहीं है कि ये सच में ऐसा था या नहीं था। ठीक है, सम पीपल सेज कि ये सिर्फ एक रूमर थी और जिसकी वजह से ये क्रांति जो है वो क्या हो गई, भड़क गई। दिस वॉज द फ्लैश पॉइंट टू एनर्ज द सोल्जर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, और यहीं से दिस वॉज द इमीडिएट कॉज एज वेल। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले ये जो एनफील्ड राइफल है ये कौन से ईयर में क्या करी गई हैं, इंट्रोड्यूस करी गई हैं। तो 1856 में ये एनफील्ड राइफल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करी जाती हैं, और जनवरी 1857 में एक एक बहुत ही फेमस नाम यहाँ से, लाइक रिवोल्ट ऑफ 1857 से लाइक बहुत ज्यादा फेमस नाम जो है वो है मंगल पांडे का। ठीक है, तो उनको भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, दिस वॉज बिलीव्ड टू बी इमीडिएट फैक्टर फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, दिस एनफील्ड राइफल्स। ठीक है, प्लीज कीप इन माइंड। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, यू इफ यू वांट टू रीड इट यू कैन प्लीज रीड इट। ओके, one of the ways in which, okay, let me just highlight this for you once and then we are good to go. Yeah, one of the ways in which the British were able to communicate during the revolt was through the use of telegraph. जिस समय पर रिवोल्ट चल रहा है ये लोग किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, कौन लोग, ब्रिटिशर्स। ठीक है, टेलीग्राफ के थ्रू। डोनाल्ड मैक्लियोड, या फिर सम पीपल कॉल हिम डोनाल्ड मैक्लियोड। ठीक है, तो अ ब्रिटिश ऑफिशियल इन पंजाब स्टेटेड द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ हैव सेव्ड अस। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई किसने किया, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था उस समय उसने हमें क्या कर लिया, बचा लिया। ठीक है, नाउ सी स्प्रेड ऑफ दिस रिवोल्ट, कहां कहां इसका स्प्रेड आपको देखने के लिए मिलेगा, शुरू कहां से हो रहा था। अच्छा, एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको, ये जो रिवोल्ट है ना ये देश के कई कोने में शुरू हो चुकी थी, लेकिन हम ये क्यों कहते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है मेरठ से ही लाइक मानी जाती है। इनफैक्ट इफ आई गिव यू एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसी रिवोल्ट की वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ को क्रांति धरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि बाकी सब जगह पे जब ये रिवोल्ट हो रहा था तो काफी सारी जगह से इसको सप्रेस कर दिया गया था, लेकिन मेरठ के अंदर क्या हुआ कि मेरठ से जो ये सिपाहीज हैं ये क्या करेंगे, ये दिल्ली की तरफ कूच कर जाएंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे, और वहां पे ये जो है इसको एक और बड़ा रूप दे देते हैं। दैट इज द रीजन कि ऐसा माना जाता है कि 1857 की क्रांति मेरठ से होती है। In May 1857, 85 soldiers in Meerut refused to use the new rifles, okay, and were sentenced to 10 years imprisonment. 85 सोल्जर्स हैं, इनको क्या कर दिया गया, इन्होंने मना कर दिया, नहीं हम ये जो राइफल है इसको नहीं यूज करेंगे, इनको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। नेक्स्ट डे ऑल द इंडियन सिपाहीज एट मेरठ म्यूटिनाइड एंड सून दे व्हाट डिड दे डू, फ्री हो जाएंगे, छुड़वा लेंगे अपने साथ वालों को। ठीक है ना, फटाफट से उनको फ्री करेंगे, और साथ में द सोल्जर्स सेट ब्रिटिश रेजिडेंसेस ऑन फायर, जो ब्रिटिश रेजिडेंसेज हैं उनमें आग लगा देंगे। ठीक है, एंड मस्कर्ड ब्रिटिश मैन। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको एक apart from this revolution, it is kind of it's not a revolution actually, it was a revolt and then we can call it the massacre as well. ठीक है, सो ये जो है क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स को ब्रूटली ये रास्ते से हटाते चलेंगे। ठीक है, मैन विमेन एंड चिल्ड्रन किसी को भी। ठीक है, सम ऑफ द म्यूटिनियर्स लेटर प्रोसीडेड टुवर्ड दिल्ली। ठीक है, वो कहाँ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच जाते हैं। ठीक है,
और यहीं से कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम बहादुर शाह को अपना लीडर बनाएंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन है, प्लीज टेक अ वेरी क्विक लुक एट दिस। तो नाना साहेब क्या करेंगे, लाइक ब्रिटिशर्स को प्रॉमिस करेंगे, कहेंगे कि आपको हम क्या करेंगे भाई, जो आपकी 40 बोट्स हैं इनको हम रास्ता दे देंगे, कहां से कहां तक, कानपुर से इलाहाबाद तक, ठीक है, जिसको अब हम प्रयागराज भी कहते हैं। लेकिन होगा क्या, अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिफोर द बोट्स वर अबाउट टू लीव, जैसे ही वो बोट्स जो है निकलने वाली थी वहां से, हुआ क्या कि इनके ऊपर हो गया अटैक। किसने कर दिया भाई, एक फायरिंग स्टार्ट हो गई सिपॉइज एंड पैसेंजर्स के बीच में, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी महिलाएं और बच्चे भी मारे गए, और जिसकी वजह से किसकी इमेज खराब हुई, नाना साहब की इमेज खराब हुई। और ऐसा कहते हैं कि शायद इसी की वजह से जो उनकी पेंशन को रोकने का जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, वो इट वाज काइंड ऑफ अ रिवेंज फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू नाना साहेब, ठीक है। बहरहाल अब देखेंगे कि मेन सेंटर्स क्या क्या है बेटा, कौन कौन से ऐसे सेंटर्स हैं जहां से ये स्टार्ट हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, हम ज्यादातर कारण देख चुके हैं, हम फटाफट से देखेंगे कि किस रीजन से कौन लीडर है। झांसी, वी ऑल नो, महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, वो क्यों कर रही हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ के बाद में ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि आपका राज्य क्या होगा, हमारे राज्य के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लक्ष्मीबाई के एक क्या है, दत्तक पुत्र बोलते हैं, अडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं, तो वो चाहती हैं कि वो उनको चाहे राजा बना देंगी, लेकिन मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। दिस वॉज हर डायलॉग, राइट। ओके, एंड शी ज्वाइन तात्या टोपे एंड टुगेदर दे कैप्चर्ड ग्वालियर। इन्होंने क्या कर लिया है, ग्वालियर को कैप्चर कर लिया। हर करेज एंड ब्रेवरी वर अप्रिशिएटेड बाय हर ओपोनेंट्स। लाइक ब्रिटिशर्स इनसे लड़ तो रहे थे, बट दे एक्चुअली थॉट कि ओके, शी इज अ ब्रेव वुमन। ओके, so she died on 17th of June 1858 फाइटिंग द ब्रिटिशर्स, ठीक है। ओके, देन कम्स कानपुर। कानपुर में कौन है, नाना साहेब है। नाना साहेब का क्या सीन है, नाना साहेब का सीन ये है कि भाई इनकी पेंशन रोक दी गई है, तो और इन्होंने अपने आप को पेशवा अनाउंस कर रखा है, बाजीराव पेशवा सेकंड के बाद में। तो इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, इनको भी तात्या टोपे सपोर्ट कर रहे हैं, एंड अजीमुल्ला इज ऑल्सो द वन जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। शुरू शुरू में हमने क्वेश्चन किया था ना कि कौन कौन लाइक फाइटर्स हैं जिन्होंने 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, तो यही तो नाम है। यहाँ देखो, रानी लक्ष्मीबाई हैं, नाना साहेब हैं, तात्या टोपे हैं, अजीमुल्ला हैं। आरा उत्तर प्रदेश का एक लाइक प्रोविंस जो था, उससे एक व्यक्ति आते हैं कुंवर सिंह। कुंवर सिंह भी क्या करेंगे, कुंवर सिंह इस रिवोल्ट में आरा का क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर दिल्ली, दिल्ली में कौन है भाई, Delhi became the central point of rallying the rebels. Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar was proclaimed leader of the revolt by the soldiers from Meerut who marched to Delhi. मेरठ से दिल्ली गए, बहादुर शाह जी से कहा आप हमारा नेतृत्व कीजिए। अब उन्होंने, वो बेचारे आगे बातों में, उनको पता नहीं था कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, लेकिन इसका बहुत ही खतरनाक रिजल्ट उनके लिए ये हुआ कि दिल्ली तो गई हाथ से, उनको डिपोर्ट कर दिया गया रंगून में, और उनके जो सक्सेसर्स थे उनको वहीं के वहीं क्या कर दिया गया, गोली मार दी गई, ठीक है। तो और यहीं पे क्या होगा, मुगल एम्पायर का डेक्लाइन हो जाएगा, एकदम पूरी तरह से क्या हो जाएगा वो, लाइक इट एक्चुअली एंडेड मुगल एम्पायर हियर, ठीक है। सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इसको क्या करा है, सप्रेस किया है, एक बार ये देख लेते हैं। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड, दिल्ली को क्या कर लिया गया, रिकैप्चर कर लिया गया है। कब किया गया है, 20 सितंबर 1857 को, ठीक है। द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज टेकन टू प्रिजन एंड डिपोर्टेड टू रंगून। आई आस्क्ड यू कि इसका आप क्या नाम है, इसको रीनेम कर दिया गया है नैपिदा करके, ठीक है। बर्मा के अंदर ये है, जिसको आज हम बोलते हैं म्यांमार, ठीक है। तो यहाँ पे इनको भेज दिया गया था। The Mughal dynasty thus came to an end, and Bakht Khan, Rani Lakshmibai, Khan Bahadur Khan, Kuwar Singh, they died fighting. नाना साहेब एंड बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कौन है, बेगम हजरत महल लखनऊ से क्या कर रही हैं, इस क्रांति का नेतृत्व करेंगी, ठीक है। ये दे एस्केप टू नेपाल, ठीक है। तात्या टोपे वाज कैप्चर्ड एंड हैंग्ड, उनको क्या कर दिया गया, लटका दिया गया, ठीक है। After the suppression of the revolt, however, the rebel soldiers and civilians like population suffered a terrible fate. ठीक है ना, इनको क्या करने पड़े, इसके बहुत बुरे परिणाम देखने पड़े। The British used utmost brutality, ठीक है, and the ruthlessness to suppress. Okay. They burned down villages and resorted in public hanging or blowing people off at the mouth of the cannon.
उनको एक बड़ी सी एक तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया जाता था, उड़ा दिया गया था एक्चुअली। All these acts of brutality were done to, dissuade another mass रिवोल्ट इन फ्यूचर। ये जो रिवोल्ट है, जितनी बुरी तरह से इसको दबाया गया है, जो ये एक अनदर मास रिवोल्ट को क्या करेगा, जन्म देगा। ठीक है, आने वाले समय में हम, इसीलिए वीडी सावरकर सेड कि ये क्या था, ये कोई छोटी मोटी सिपाही म्यूटिनी नहीं थी, ये एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ठीक है, इसीलिए जब हम देखेंगे, जब लाइक स्वतंत्रता की, आजादी की बात होगी, जब अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे दिए जाएंगे आने वाले समय में, तो वहां पे इस रिवोल्ट का रेफरेंस भी लिया जाएगा। ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज मच मोर देन अ रिवोल्ट, इट वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। शायद इस ही सेशन के अंदर हम 2 से 3 बार इस बात को पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी जान चुके हैं कि इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको कहा जाता है। ठीक है, अब भाई इतना बड़ा रिवोल्ट था, इतने लोगों ने अपनी जान दे दी, फिर भी ये रिवोल्ट फेल हो गया, ऐसा क्यों? बहुत सारे कारण थे बेटा। पहला कारण तो यही है कि हम कुछ लोग भारत के अंदर, जितने भी राजा महाराजा जो भी लोग थे, उनके अंदर एकता नहीं है। ठीक है, अगर यूनिटी नहीं होगी तो सीधी सी बात है, कोई जो भी रिवोल्ट करने जा रहा है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो उस समय पे इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारे मर्चेंट्स ऐसे हैं जो इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहाँ फ्लरिश हो रहे होते हैं, वो ब्रिटिशर्स के अंडर में फ्लरिश हो रहे होते हैं। ठीक है, और इसके सिवाय जो ब्रिटिशर्स के पास जो वेपन्स हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो इंडियंस के कंपैरिजन में क्या हैं, एडवांस्ड हैं, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में क्या रहेंगे, सफल रहेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल इसमें भी देखा था, टेलीग्राफ का इन्वेंशन है। वो लोग टेलीग्राफ के थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इनको कम्युनिकेट भी करना है, तो कैसे करना है कि एक व्यक्ति जाएगा, घोड़ा लेके दौड़ेगा, वो दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन देगा, इस तरह से। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे एक मिस कम्युनिकेशन भी लोगों के बीच में हुआ है, जिसकी वजह से ये रिवोल्ट कुछ जगह पे पहले शुरू हो गया, कुछ जगह पे बाद में शुरू हो गया। ठीक है ना, एक प्रॉपर इंटीग्रेशन ऐसा है नहीं वहां पे कि ये लोग आपस में टाइमली कम्युनिकेट कर पाते। तो देयर आर सो मेनी अदर रीजंस जो आप देखेंगे और आप जानेंगे कि इसके फेलियर के कारण क्या क्या रहे होंगे। एक छोटी सी केस स्टडी है, किसके बारे में, अवध के बारे में। तो अवध के बारे में हमने जाना, अवध एक ऐसा प्रोविंस है जो बहुत ज्यादा क्या है, लॉयल है। किसके प्रति लॉयल है? ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस प्रोविंस को क्या कर लिया गया, मैल प्रैक्टिसेस के आधार पे क्या किया गया, अनेक्स कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक विमेन आपको दिखाई दे रही होंगी जिनका नाम है बेगम हजरत महल। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। तो ये एक बेहद क्या है, करेजियस वुमेन है, जो सिंबल बनेंगी किसका, करेज का। ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या होंगी, खड़ी होंगी। और when Lord Dalhousie he annexed Awadh in 1856, it was greatly resented by people as the Awadh's नवाब had always been loyal। जैसे कि हमने बोला ना कि क्या थे, ये बहुत ज्यादा लॉयल थे, तो इनको बुरा लगेगा कि भाई हम आपके प्रति इतने ईमानदार हैं और उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, आप हमको बोल रहे हो कि यहाँ पे मेल एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में कौन आएंगी, ये रिप्रेजेंटेशन करेंगी लखनऊ का, जिनका नाम है बेगम हजरत महल। बहुत ही शानदार महिला है। ठीक है, और एंड शी एक्चुअली व्हाट डू वी कॉल इट, शी ओपोज्ड देम विद ग्रेट ब्रेवरी। तो आई वुड सजेस्ट इसको एक बार जरूर से जरूर पढ़िए। ठीक है, एंड देन कम्स रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट। अब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857 से ब्रिटिशर्स को एक बात समझ में आ गई थी, और वो बात ये थी कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ये लोग जब तक यूनाइटेड हैं, हमारा रूल करना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज ये क्या करेंगे, ये एक पॉलिसी जो इनकी थी डिवाइड एंड रूल की, ये उसको कंटिन्यू रखेंगे। मुस्लिम्स को उनको ये समय समय पे बताते रहेंगे कि देखो तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स करेंगे, लेकिन दिखाया ऐसे जाएगा कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में भेदभाव किया जाता है। दैट इज वन थिंग। दूसरा, अब ये अपनी जो फौज है, सेना है, उसमें क्या करेंगे,
उन प्रोविंसेस के लोगों को या वहाँ के जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको कम लेंगे जो इस म्यूटिनी में शामिल थे, और जो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे थे जैसे होलकर्स हो गए, सिंधिया हो गए, या इन्होंने अपनी ब्रिटिश आर्मी में गोरखाओं को रखना ज़्यादा शुरू कर दिया, ठीक है, अलग अलग कुछ ऐसी रेजिमेंट्स के लोगों को, ऐसी रेजिमेंट के सिपाहीज को रखना शुरू करेंगे जो इन्हें क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स दैट दे एक्चुअली डिड, और यहां से आपको ये ही पूरी क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। और यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाएगी, 1857 की क्रांति जब होती है तो इसने एक बात स्पष्ट कर दी थी कि अब इंडिया के अंदर कंपनी रूल नहीं रहेगा। तो कंपनी रूल नहीं रहेगा तो किसका रूल हो जाएगा, क्राउन का रूल आएगा बेटा, क्राउन का रूल आएगा। तो उसके बाद में बहुत सारी चीजें बदली जाएंगी, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, प्लस जो इनको बोला जाएगा कि हम आपके सोशियो रिलीजियस अफेयर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है, प्लस जो जमींदार हैं उनके जो मतलब पहले ये देखेंगे कि किसके क्या अधिकारों का हनन हो रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करेंगे, लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम आपके देश के अंदर एक अच्छा शासन चाहते हैं और हम उस तरह की पॉलिसीज ला रहे हैं, ठीक है। हालांकि उन पॉलिसीज में भी कुछ ड्रॉबैक्स होंगे जो आने वाले समय के जो लीडर्स हैं वो उनको अपोज करेंगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट लाइक दिस रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमने इसमें जानी और आई वुड सजेस्ट कि आप इसको जरूर पढ़िए। ये हमने यहाँ पे पढ़ ही लिया था, ये सिख, गोरखाज, पठान, राजपूत, ये इन सबको रिक्रूट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये लोग क्या थे, ये इस रिवोल्ट के दौरान बिल्कुल न्यूट्रल थे, ठीक है। तो ओके, ऑल्दो द रिवोल्ट ऑफ 1857 इट फेल्ड, इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ अ ब्रॉडर स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। लोगों के अंदर इतना साहस आ गया था कि भाई एक रिवोल्ट, एक ऐसा रिवोल्ट जो वेल ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं था, उसने अगर ब्रिटिशर्स को इतना हिला दिया है तो मतलब इन्हें अपने देश से बाहर किया जा सकता है। तो यहां से इनको ये रास्ता मिल गया था। तो चलिए फटाफट से लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैव लर्न टुडे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द बिगेस्ट चैलेंज टू ब्रिटिश अथॉरिटी, दैट इज ट्रू, यस। And then the main centers of the revolt were Meerut, Delhi, Kanpur, Jhansi, Bareilly, Lucknow and Ara. Yes, that's true. Or the main reasons for the failure of the revolt were its localized and unorganized nature and lack of finances. ठीक है, so these are the reasons जिसकी वजह से ये क्या हो गया था, फेल हो गया था। रिवोल्ट ऑफ आरा किसने लीड किया था बताइए। बहुत ही आसान सा जवाब है, इसका आंसर है कुंवर सिंह। ओके, हम इसको यहां पर लिख भी सकते हैं, लाइक ओके, here we go, KUNWAR, कुंवर, SIN। ओके, देन द एनफील्ड राइफल्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। कब इंट्रोड्यूस हो गई थी बेटा, 1856 में हो गई थी ना, इंट्रोड्यूस 1856 में हो गई थी, बवाल 1857 में शुरू हुआ था, ठीक है। सो ओके, so here we can say 1856, ठीक है। बहादुर शाह was deported to, बहादुर शाह को कहां भेज दिया गया था, I think we have learned about it, it was Rangoon, yes, हम रंगून मार्क कर देंगे। Who declared himself as पेशवा, अपने आप को पेशवा किसने डिक्लेयर किया था, तो हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज पेशवा, नाना साहेब। इसी के अगर आप इनके आंसर्स को जानते हैं तो आई एम श्योर कि आप फटाफट अब क्या करते जाएंगे, इन सर्कल्स को फिल करते जाएंगे, ठीक है। कुंवर सिंह इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, वी आर गोइंग टू सर्कल, अमेजिंग, परफेक्ट। And now the Enfield rifles were introduced 1856. Yes, it was in 1856. Perfect. You are learning it so well. प्लीज क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे जिस समय भी आप लाइक आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन होगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 का कॉज जो है वो तो ये लाइक इनफील्ड राइफल हैं, लेकिन इनफील्ड राइफल्स जो हैं ये इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस 1856 में हो चुकी हैं, ठीक है। फिर जब इनके बारे में अफवाह उड़ती है तब क्या किया जाता है, तब इस पर एक स्टैंड लिया जाता है कि हम क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, ठीक है। बहादुर शाह वाज डिपोर्टेड टू रंगून, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
we already have filled it. And now who declared himself as Peshwa? Yes, Nana Sahib actually declared himself as पेशवा. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को मार्क करेंगे. परफेक्ट. नाउ इन लखनऊ हु लेड द रिवोल्ट. मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, आपको इसको पूरा लिखना है, ठीक है. तो इट वॉज बेगम हजरत महल, ठीक है. ओके. द रेबल्स प्रोक्लेम्ड डैश एज द एम्परर ऑफ इंडिया. किसको बोला उन्होंने भाई? बहादुर शाह जफर को बोला ना, तो बहादुर शाह जफर. मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूं, आपको नाम पूरा लिखना है, ठीक है. देन कम्स बाय हिज पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. कौन लेके आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और किसने लाइक अनेक्स किया था? कौन कौन से एरियाज को अनेक्स किया गया था? तो द आंसर इज डलहौजी. Yes, DALHOUSIE, डलहौजी. एंड देन उन्होंने क्या क्या कौन कौन से रीजन्स को अनेक्स कर लिया है? झांसी को अनेक्स कर लिया था क्या? यस, झांसी को कर लिया था. इसके बाद में उन्होंने किसको अनेक्स कर लिया था? सतारा. यस, हमने 4-5 जगह के नाम देखे थे जिसमें से ये कुछ जगह हैं जिनको उन्होंने अनेक्स कर लिया है, ठीक है. द रूल ऑफ द डैश केम टू एन एंड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. कंपनी रूल खत्म हो गया ना, तो हम यहाँ लिखेंगे COM. कंपनी रूल खत्म हो गया है. Now let's quickly take a review of true and false. The revolt of Lucknow. Okay, the revolt in Lucknow was led by Nana Sahib. No, it was led by Begum Hazrat Mahal. ठीक है, तो it is false definitely. The British supported Sati tradition. No, they did not support. उन्होंने क्या किया? इसको बैन करने के लिए रूल लेकर आए थे, तो we will say it's false. ठीक है. The Indian soldiers were given lesser salary as compared to the British counterparts. That's true. Okay. The revolt of 1857 did not involve the masses. That's partially true, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसमें नहीं थे. लेकिन लाइक वी विल से फॉल्स, क्योंकि बहुत सारा इसमें जो जनाधार है वो जुड़ा हुआ भी था. हर क्षेत्र के लोग इसमें थे, कुछ लोग इसमें जुड़े नहीं थे. तो वी कैन से इट इज फॉल्स, क्योंकि you can't say कि the masses did not participate or they were not involved. Okay, all right. Rest of the practice, I am sure you are now able to do this on your own. आप इसको कर सकते हैं. Like I hope the concepts are clear to you, right? So that's all for today, and I hope you must be able to understand the concept of revolt of 1857 by now. I'll see you in the next session now. Till then, keep learning, keep revising, because revision is the key. Bye-bye.